अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वकालत के पेशे में बाज़ औक़ात ऐसे क्लाइंट से भी वास्ता पड़ जाता है जिनका केस लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। अब ये 100 बार सोचना एक लम्हे पर भी मुहित हो सकता है, एक दिन पर भी और एक साल पर भी। ज़ेरे नज़र वाक़या भी एक ऐसे ही क्लाइंट का है। इसका मुकदमा लड़ने का फैसला करने के लिए मुझे 36 घंटे तक गौर व फिक्र करना पड़ा था। इस मुख्तसर तमहीद के बाद मैं असल वाक़ये की तरफ आता हूँ। माह अक्टूबर इख्तिताम पजीरी की जानिब गामज़न था। तारीख मुझे याद नहीं। मैं हस्ब मामूल अपने ऑफिस में बैठा क्लाइंट्स को डील कर रहा था कि मेरी सेक्रेटरी फरहाना ने इंटरकॉम पर बताया, सर एक जोड़ा हैदराबाद से आया है और अपने किसी केस के सिलसिले में वो लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, मगर इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। विजिटिंग लॉबी की क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। सर आज के अपॉइंटमेंट्स मुकम्मल हैं, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। अगर कोई क्लाइंट गोल हो जाएगा तो फिर इनके लिए वक्त निकल सकता है। आप इन्हें सूरत हाल से आगाह कर दें, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर वो ये चांस लेने के लिए तैयार हैं तो इन्हें इंतज़ार करने को कहें, वरना आगे की किसी तारीख का अपॉइंटमेंट दे दें। मैं इस सिलसिले में इनसे बात कर चुकी हूँ, वो जुज़्बुज़ होते हुए बोली। फिर क्या प्रॉब्लम है? इन्हें इंतज़ार करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, वो वजाहत करते हुए बोली, मगर वो आज ही लाजमन आपसे मिलना चाहते हैं। शायद ये इनके केस का कोई कानूनी तकाजा है, क्योंकि आइंदा रोज़ इनके मुकदमे की अदालत में पेशी है। वो कहते हैं कि आज वो आपसे मुलाकात करके ही जाएंगे, चाहे इसके लिए इन्हें कितना भी इंतज़ार क्यों न करना पड़े। तो ठीक है, आप इन्हें बैटिंग पर डाल दें, मैंने हतमी अंदाज में कहा। आगे इनका नसीब और मालिक की मर्जी। मेरे पास उमूमन लोग वक्त लेकर ही आते हैं और इस हवाले से मैंने अपॉइंटमेंट्स का एक मरबूत निज़ाम कायम कर रखा है, जो कि मेरे और मेरे क्लाइंट्स दोनों के लिए आसानी और सहूलत फराहम करने का बाइस है। लेकिन जिन्हें इस सिस्टम से आगाह ही नहीं, वो अपॉइंटमेंट के बगैर भी मुलाकात के लिए चले आते हैं। ऐसे अफराद में ज़्यादा तादाद इन लोगों की होती है जिन्हें किसी वक्त वकील की तलाश होती है। बिलाखिर वो मेरे ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। मैंने इस हैदराबादी जोड़े का मामला मालिक की मर्जी और इनके नसीब पर छोड़ दिया था। मालिक की मर्जी से इनके नसीब ने काम दिखाया और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही वो लोग एक मिसिंग अपॉइंटमेंट के तुफैल मेरे सामने बैठे हुए थे। मर्द की उम्र 35 के करीब थी। वो मुतनासिब बदन का मालिक एक खुश शक्ल और दराज कामत शख्स था। इसकी साथी औरत भी दिलकश और जाज़िब नज़र शख्सियत की मालिक थी। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 25 और 30 के दरमियान कायम किया। रस्मी अलेक सलेक के बाद मर्द ने अपना तारुफ कराते हुए बताया, वकील साहब मेरा नाम उबैदुल्ला है और ये मेरी अहलिया नाजिश है। उसने साथी औरत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हमें आज ही हैदराबाद वापस जाना है, इसलिए भी आपसे मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं जो केस आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ, कल अदालत में उसकी तारीख है। मैं चाहता हूँ कि कल आप मुल्जिम से मुलाकात कर लें। उबैद साहब आप ये बताएं कि ठंडा चलेगा या गर्म? मैंने किता कलामी करते हुए कहा। आप दूसरे शहर से आए हैं, आपकी खातिर तवाज़ो फ़र्ज़ है। इस तकल्लुफ़ की कतन कोई ज़रूरत नहीं वकील साहब, वो शाइस्ता लहजे में बोला। आपने अपनी मसरूफियत में से आउट ऑफ स्केड्यूल वक्त निकाल कर हमसे मुलाकात कर ली, हमारे लिए भी यही बड़े एजाज़ की बात है। चाय पानी फिर कभी सही। अभी उबैदुल्ला ने अपने मुकदमे के हवाले से जो बात की थी, यही सब कुछ थोड़ी देर पहले फरहाना इंटरकॉम पर मुझे बता चुकी थी, मगर किसी भी केस को लेने के लिए ये मालूमात इंतहाई नाकाफ़ी थी। लिहाजा मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया। फिर अपने सामने बैठे हुए उबैदुल्ला नामी शख्स इस खुशपोश शख्स की आंखों में देखते हुए सवाल किया, उबैद साहब आप हैदराबाद में क्या करते हैं? मेरा चूड़ियों की मेकिंग का बिजनेस है, उसने बताया। हैदराबाद बिलोरी चूड़ियों के हवाले से मुल्क भर में मशहूर है। मैंने फिर भी अपने इत्मीनान की गर्ज से पूछ लिया, कांच की चूड़ियाँ या गोल्ड की? कांच की वकील साहब, उसने रसानियत भरे लहजे में जवाब दिया। वाली साहब मरहूम ने किसी ज़माने में बिलोरी चूड़ियाँ तैयार करने का कारखाना कायम किया था। अब इनके कारोबार को मैं संभालता हूँ। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। मैं, नाजिश और हमारा अकलौता बेटा काशान अमन व सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फिर उसने मज़ीद बताया कि नाजिश
से उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। इनके बेटे काशान की उम्र इस वक्त कमोबेश 4 साल थी। मैंने सवाल किया, आप जिस केस के सिलसिले में मुझसे मशवरा करने आए हैं, क्या इसका ताल्लुक हैदराबाद की किसी अदालत से है? इस इस्तफसार से ये जानना मकसूद था कि केस लेने से पहले इसकी लोकेशन का पता चलाया जा सके, क्योंकि मेरे पास कराची की सेशन कोर्ट के ही इतने ज़्यादा केसेस थे कि मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। इस सूरत हाल में हैदराबाद की किसी अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमे को पकड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ये केस पिछले 7 माह से कराची की सेशन कोर्ट में लगा हुआ है, उबैदुल्ला ने बताया। लेकिन दिलावर का वकील इतना ढीला और निकम्मा है कि अभी तक केस ने जू की रफ्तार से भी चलना शुरू नहीं किया, और इसी वजह से हम दिलावर के लिए किसी तजुर्बेकार वकील का बंदोबस्त करने के ख्वाहिशमंद हैं। और लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोला, हम आपसे महज मशवरा करने नहीं आए, हम दिलावर का केस आपके हवाले करने का इरादा रखते हैं। आप कल सुबह अदालत में दिलावर से एक मुलाकात कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, उबैद साहब, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि दिलावर से आपका क्या ताल्लुक है और इसके मुकदमे की नौइयत क्या है? आप इसे ताल्लुक इंसानियत समझ लें। वो मेरे सवाल के पहले हिस्से का जवाब देते हुए बोला, दरअसल 7 साल पहले तक दिलावर अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद ही में रहता था और वो वाली साहब के चूड़ियों के कारखाने में काम किया करता था। वाली साहब के साथ उसकी रिफाकत कमोबेश 20 साल पर मुहित रही है, लेकिन वाली साहब के इंतकाल से कुछ अर्सा पहले उनके बीच किसी बात पर ऐसा शदीद इख्तिलाफ हो गया कि दिलावर ने वाली साहब और इनके कारखाने को खैरबाद कह दिया था। इससे किता ताल्लुकी के बाद वाली साहब लगभग 1 साल तक जिंदा रहे और इस दौरान में उन्होंने दिलावर को मनाने और पास लाने की भी कई बार कोशिशें की, लेकिन इनकी ये तमाम कोशिशें बेसू साबित हुईं। ऐसा महसूस होता था कि दिलावर ने तजदीद ताल्लुकात और मराजियत के झेल में कोई कसम खा ली थी। वाली साहब के इंतकाल के मौके पर भी वो गैर हाजिर रहा। बाद अज़ां जब मैंने कारखाने का निज़ाम संभाला तो एक आध बार मैंने भी दिलावर को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन कोई नया या मुख्तलिफ नतीजा बरामद नहीं हुआ। इसकी नाराज़गी अपनी जगह पर कायम दायम रही और फिर वो अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद से कराची शिफ्ट हो गया। चुनाचे हमारे बीच कोई ताल्लुक राब्ता बाकी ही नहीं रहा। चंद रोज़ पहले मुझे कहीं से पता चला कि दिलावर किसी संगीन नौइयत के मुकदमे में उलझ गया है और वो कोई काबिल वकील करने की इस्तिताअत भी नहीं रखता। जो वकील उसके केस को देख रहा है, इसमें वो करंट मौजूद ही नहीं, जो किसी केस को आगे बढ़ाने और जीतने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। इन हालात ने मुझे मजबूर किया कि इस नाजुक मौके पर मैं दिलावर की भरपूर मदद करूं। आपकी फ़ीस और दीगर अदालती मामलात पर जितना पैसा भी खर्च होगा वो मैं दूंगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि दिलावर इस मुसीबत से निकल आए। मैं इसी मकसद से कराची आया हूँ। मुझे कराची की चंद पार्टियों से पेमेंट भी लेना थी, लेकिन असल काम यही था जिसकी मैंने आपको तफसील सुना दी है। आप जिस तफसील का जिक्र कर रहे हैं वो मेरे नज़दीक इंतहाई नाकाफ़ी है, मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आपने अभी तक मुझे ये भी नहीं बताया कि दिलावर के मुकदमे की कानूनी हैसियत क्या है। जब तक मुझे ये मालूम नहीं होगा कि दिलावर को किन जुराइम के इल्ज़ाम में अदालत तक पहुँचाया गया है, मैं केस लेने या ना लेने के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सकूँगा। और अब तो एक और भी पेचीदगी सामने आ गई है। कौन सी पेचीदगी वकील साहब? उसने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया। आपकी बयान करदा तफसील से यही बात समझ में आती है कि दिलावर न सिर्फ आपके मरहूम वालिद साहब से बल्कि आपसे भी खफा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। इस पस मंज़र की रोशनी में वो आपकी मदद लेने को क्यों कर राज़ी होगा? क्या आपने कराची में इससे कोई मुलाकात की है? नहीं, उबैदुल्ला ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है कि वो मुझसे किसी भी नौइयत की मदद लेने के लिए तैयार नहीं होगा। मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, फिर? इस मसले को भी आप ही ने मैनेज करना है। वो बड़ी सादगी से बोला, मैं सामने नहीं आऊँगा, सिर्फ पैसे खर्च करूँगा, बाकी की सारी तदबीरें आपको करना होंगी। आप तो मेरा काम बढ़ा रहे हैं उबैद साहब, मैंने कदरे बेजारी से कहा। आप मुझे एक ऐसे केस की पैरवी करने को कह रहे हैं जिसमें दरपर्दा सानी मुद्दई का किरदार भी मुझे ही अदा करना होगा, और वो भी ऐसे केस में कि जिसके सर पैर से भी मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। आप इत्मीनान रखें वकील साहब,
वो तसल्ली आमेज लहजे में बोला, इस केस में रूटीन से हटकर आपका जितना भी काम बढ़ेगा मैं आपके इस वक्त का मुआवजा अलग से अदा करूंगा। और जहां तक दिलावर के केस की नोयत है तो उसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, दिलावर पर आयद करदा इल्ज़ाम के दो हिस्से हैं। इस दौरान में उबैदुल्ला की बीवी नाजिश किसी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही थी। इब्तिदाई रस्मी अलग सलग के बाद उसने बड़ी संजीदा सी चुप साध ली थी और मुझसे तमाम तर गुफ्तगू उसका शौहर उबैदुल्ला ही कर रहा था। नाजिश के इस अंदाज से जाहिर होता था कि वो एक बुर्दबार और शौहर की अताअत गुजार है, वरना ऐसे मौके पर बीवियां उमूमन खामोशी इख्तियार करने को गुनाह ख्याल करती हैं और शौहर की गुफ्तगू के बीच में लुक्मेबाजी को हक के निस्वानियत समझती हैं। आप किन दो हिस्सों की बात कर रहे हैं? मैंने उबैदुल्ला से दरियाफ्त किया। नंबर 1, इक़दाम कत्ल, उसने सरसराती आवाज़ में बताया। ओह, मैंने रफ पेट पर कलम को चलाते हुए गहरी संजीदगी से कहा। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, दफ़ा 307, नाकाबिल ज़मानत। और दूसरा हिस्सा, मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मेरे आखिरी सवालिया जुमले के जवाब में उबैदुल्ला ने बताया, नंबर 2, कामयाब मुजरिमाना हमला, रेप का इल्ज़ाम। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा कि ये तो बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। इस जेल में पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 376 का इतलाक़ होता है। यह भी नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है और इसकी कम से कम सज़ा 10 साल के बामशक्क़त अलावा जुर्माना है। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है। आपने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 307 और 376 की बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की है वकील साहब, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि दिलावर ने इनमें से किसी भी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया। मैं बहुत छोटा था जब से इसे जानता हूँ। वो मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाला इंसान नहीं है। मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि किसी गहरी साजिश के तहत उसे इस संगीन मुकदमे में फंसाया गया है और आपने दिलावर को हर हाल में इस मुसीबत से निजात दिलाना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि दिलावर के खिलाफ ये घिनौनी साजिश किसने की है? इसकी बीवी सईदा ने, इसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया। वो इस केस में मुद्दई अव्वल है और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मुजरिमाना हमले का इल्ज़ाम दिलावर की सगी बेटी फौजिया ने लगाया है। ये कैसे हो सकता है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। एक बाप अपनी सगी बेटी को कैसे इस तरह की हरकत कर सकता है? वाक़ियतन नहीं बना सकता वकील साहब, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। इस सिलसिले में आपसे मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ और आपको भी ये यकीन दिलाता हूँ कि दिलावर ने इनमें से किसी भी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया। वो एक सोची समझी साजिश का शिकार होकर पिछले 7 माह से जुडिशनल कस्टडी में है। दिलावर की बेगुनाही को साबित करने के लिए किसी तजुर्बेकार तगड़े वकील की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगरचे दिलावर का केस खासा पेचीदा और ख़तरनाक है, लेकिन इसके साथ ही इस मुकदमे के अंदर वकील सफाई के लिए एक कड़ा चैलेंज भी छुपा हुआ है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मैं कल दिलावर से मुलाकात करता हूँ, इसके बाद ही कोई फैसला करूँगा। ठीक हो गया, वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोला। आप कल अदालत में दिलावर का इंटरव्यू कर लें। परसों मुझे दोबारा कराची आना है। मैं मुलाकात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपने इस केस को लेने का फैसला कर लिया तो मैं आपकी फ़ीस वगैरह उसी वक्त अदा कर दूंगा और मुझे यकीन है कि आप इस केस को ज़रूर लेंगे, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक आप एक मुश्किल पसंद इंसान हैं। आपकी तजवीज़ माकूल है उबैद साहब, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मैं कल दिलावर से मिल लेता हूँ। आप परसों मेरे ऑफिस आएंगे तो हम इस मौजू पर फाइनल बात कर लेंगे। ओके, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। सर, एक बात आपको याद रखना है, यही ना कि मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। मुलजिम दिलावर को किसी भी सूरत ये पता नहीं चलना चाहिए कि इस केस में आप इसकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल यही, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। आप बेफिक्र हो जाएं उबैद साहब, मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। अगर मैंने इस केस को लेने की हामी भर ली तो फिर आपका हर राज एक अमानत के तौर पर मेरे सीने में दफन रहेगा। इन दोनों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और अलविदाई कलमात के तबादले के बाद वो मेरे दफ्तर से रवाना हो गए। दिलावर का केस जिस अदालत में लगा हुआ था उसके बारे में उबैदुल्ला ने मुझे तफसीलन आगाह कर दिया था।
लिहाजा आइंदा रोज़ मैं अपनी मसरूफियात में से थोड़ा वक्त निकाल कर मुतालिका अदालत चला गया। ये एक इत्तेफाक ही था कि मैं जिस वक्त अदालत पहुंचा वहां पर दिलावर अपने वकील के हमरा कमरा अदालत से बाहर निकल रहा था। उसके वकील का चेहरा मुझे शनासा लगा। जहन पर थोड़ा सा जोर डाला तो याद आ गया कि मज़कूरा वकील का नाम अशफाक अली था और वो अभी वादी वकालत में नौवारिद था। दिलावर को हथकड़ी लगी हुई थी जिसकी आहिनी जंजीर का दूसरा सिरा एक बावर्दी पुलिस वाले के हाथ में था। अदालत के अहाते में जेल की वैन खड़ी थी। यकीनन वो पुलिस वाला दिलावर को जेल वैन की तरफ लेकर जाने वाला था। अशफाक अली ने मेरे अंदाजे के मुताबिक दिलावर के कान में 2-4 खुशखबरियां फूंकी और एक जानिब बढ़ गया। मैं तेज कदमों से चलते हुए दिलावर के नज़दीक पहुंच गया। पुलिस एहलकार ने मेरी मौजूदगी को फौरन महसूस कर लिया और चौंकस सवालिया नज़र से मुझे देखा। वो मेरे लिबादे से पहचान गया कि मैं एक वकील हूँ, लिहाजा वो मोहतात हो गया। मैंने कहा कि मैं दिलावर से तन्हाई में चंद बातें करना चाहता हूँ। कांस्टेबल चलते चलते रुक गया, फिर सरतापा तनकीदी निगाह से मेरा जायजा लेने के बाद खुश्क लहजे में बोला, ये बंदा जुडिशनल रिमांड पर है और मैं इसे वापस जेल ले जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने जेल वैन की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम इस वैन में वापस जाओगे? फिर मैंने इजाफा करते हुए एक तुक्का लगाया, लेकिन इस वैन की रवानगी में अभी देर है। चंद कैदी आना अभी बाकी हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और तुम्हारा भला भी मुझे अजीज़ है। आखिरी जुमला मैंने बड़े मायनाखेज अंदाज में अदा किया था। कांस्टेबल की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई और उसने मुझसे पूछा, मेरा भला? वो कैसे? मैंने अपने बटुए में से 50 रुपए वाला एक करारा सा नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में रखते हुए राजदाराना अंदाज में कहा, आज जिन कैदियों को पेशी के लिए अदालत लाया गया है, जब तक वो तमाम इस वैन में आकर यहाँ बैठ नहीं जाते, वैन अदालत के अहाते से रवाना नहीं होगी। मैंने तुम्हारा भला कर दिया है, अब तुम मेरा भला करो और चंद मिनट के लिए हमें तना छोड़ दो। हमें बात करते हुए जो भी देखेगा वो यही समझेगा कि दिलावर अपने वकील से गुफ्तगू कर रहा है और ये हकीकत भी है। तुम पर किसी तरह का कोई बार नहीं आएगा। कांस्टेबल ने चौकन्ना नजर से दाएं बाएं देखा, फिर मुझसे पूछने लगा, आप इस कैदी के वकील किस तरह हो सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो इसका वकील यहाँ से गया है। मैं तुमसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि थोड़ी देर पहले तक दिलावर का वकील अशफाक अली ही था। मैंने कांस्टेबल की आंखों में झांकते हुए पुरस्कार लहजे में कहा, लेकिन अब दिलावर का वकील मैं हूँ। मैं इसी सिलसिले में दिलावर से चंद बातें तन्हाई में करना चाहता हूँ। समझ लो कि अशफाक अली ने इस केस से हाथ खींच लिया है। मैंने कांस्टेबल की पेश की मुट्ठी गर्म कर दी थी और इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की खातिर मैंने झूठ और सच की खिचड़ी भी पका डाली थी, लिहाजा इसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। उसने एक बार फिर अपने गिरदोपेश पर एक मोहतात निगाह डाली, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मैं आपको सिर्फ 10 मिनट दे सकता हूँ। आपने इस कैदी से जो भी पूछना है वो बस जल्दी से पूछ लें। मेरे लिए 10 मिनट काफ़ी हैं, मैंने कहा। मैंने इस कांस्टेबल की जो मुट्ठी गर्म की थी, इसकी गरमाइश से कांस्टेबल का दिल पिघल गया था और उसने मुझे तन्हाई में 10 मिनट तक दिलावर से बात करने का मौका फराहम कर दिया था। दिलावर की उम्र का अंदाज़ा मैंने 55 और 60 के दरमियान कायम किया। बाद अज़ां पता चला कि वो इस वक्त अपनी उम्र की 97वीं सीढ़ी पर खड़ा था। वो दरमियाने कद का मालिक एक सेहतमंद इंसान था। यहाँ सेहतमंद होने से मेरी मुराद उसका माइल फर भी होना है। मैं इसके सर के बाल बेतरतीब और शेख अच्छा खासा बड़ा हुआ था। दिलावर की आंखों में मुझे किसी खंडर की सी वीरानी दिखाई दी। इसकी आंखें अंदर से पूरी तरह सुर्ख हो रही थीं और अगलब इम्कान यही था कि वो कई रातों का जागा हुआ था। कांस्टेबल से होने वाली बातचीत के दौरान में दिलावर बिल्कुल खामोश और लाताल्लुक सा खड़ा रहा था और ताहाल वो इसी कैफियत में दिखाई देता था। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि अगर मैं इसके सामने 10 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहा तो वो एक बार भी निगाह उठाकर सवालिया अंदाज में मेरी तरफ नहीं देखेगा। लेकिन मैं चूंकि वहाँ वक्त बर्बाद करने नहीं गया था, लिहाजा मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए दोस्ताना लहजे में कहा, दिलावर, तुम्हारा केस मैंने आज से अपने हाथ में ले लिया है। तुम अशफाक अली की छुट्टी समझो। इस वकील ने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अगर तुम मुझे सच्चाई से रूशनास करा दो तो मैं तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता हूँ। यह हकीकत है कि मुझे दिलावर का केस लेने या न लेने का फैसला बहुत सोच समझ कर करना था। ताहम इसका एतमाद जीतने के लिए मैंने सरे दस्त मसलहतन दरोकोई से काम लिया। उसने बेयकीनी से मुझे देखा
اور عجیب سے لہجے میں بولا، وکیل صاحب میں آپ کو نہیں جانتا، سچ پوچھے تو میں اشفاق علی کو بھی نہیں جانتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اشفاق علی پچھلے 7 ماہ سے تمہارے کیس کی پیروی کر رہا ہے، تم اس سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہو؟ میرے کیس کی پیروی کوئی بھی کرے یا سرے سے کوئی بھی نہ کرے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ میں نے اپنائیت بھرے انداز میں پوچھا، اس کا بھلا کیا مطلب ہوا؟ آپ اور آپ جیسے دوسرے وکلاء، الغرض ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ میرا مقدمہ اس عدالت میں زیر سماعت ہے اور عنقریب مجھے بڑی عبرتناک سزا سنائی جانے والی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے اس کی فلسفیانہ باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، وہ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اس کی عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا میں گردن جھکا کر اسے قبول کر لوں گا۔ اپنے معبود کے سامنے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مجھے وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا تو صرف وہی شخص سوچ سکتا ہے جسے اپنی بے گناہی کا کامل یقین ہو۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ الحمدللہ، وہ بڑے اعتماد سے بولا، میرا ضمیر ہر لحاظ سے مطمئن ہے۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بڑی نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا، دلاور، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم نے اپنا کیس خالق کائنات کی عدالت میں دائر کر دیا ہے، لیکن تمہیں اتنا تو معلوم ہوگا ہی کہ وہ ذات پاک اپنے بندوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل نہیں کرتا، بلکہ بعض لوگوں کو وہ ایسے کاموں کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ سمجھ لو کہ میں بھی وکیل